हाँ, सॉरी, मेमोरी हमारी भर गई थी, इसलिए अपने आप वीडियो बंद हो गया। तो हम आपको बताने जा रहे थे कि नाटकल मील के बारे में। एक नाटकल मील बराबर 1.85 किलोमीटर होता है। तो नाटकल मील का उपयोग हम कहाँ करते हैं? नाटकल मील का उपयोग हम समुद्रों में करते हैं, समुद्री दूरी मापने के लिए। तो समुद्री दूरी, मान लीजिए भारत है, भारत भूभाग हम दक्षिण वाला भूभाग बनाए हैं, पूरा भूभाग नहीं, उत्तर भूभाग नहीं है। समुद्र से जो जितना समुद्र से लगा हुआ भूभाग है उतना ही हम बनाए हैं यहाँ पर। तो ये देखिए अरब सागर, ये जो आपको खाली वाला स्थल दिखाई दे रहा है सर, ये अरब सागर है, श्रीलंका यहाँ है। और ये जो है ये भूभाग है, मतलब ये स्थल है, यहाँ पर पानी है सर। तो ये बंगाली खाड़ी इधर, इधर अरब सागर है। तो प्रत्येक देश, दुनिया जितने भी देश हैं जो समुद्र किनारे बसे हुए हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एक हुआ, उसमें सभी ने मिलकर एक तय किया कि हर किसी, जितने भी देश तटवर्ती हैं, समुद्र के किनारे हैं, उन्हें एक निश्चित दूरी तक समुद्र में कोई भी कार्य करने के लिए अधिकार दे दिया, मतलब वो उन्हीं का भाग होगा। तो भारत को भी 200 नॉटिकल मील तक अधिकार मिला समुद्र में। इधर अरब सागर है और इधर हिंद महासागर है। ये हिंद महासागर भाग है, अरब सागर बंगाल खाड़ी, इधर हिंद महासागर, इधर बंगाल खाड़ी, इधर अरब सागर। तो 200 नॉटिकल मील में भारत कुछ भी कर सकता है, इसमें कोई अनुसंधान कर सकता है, या फिर मान लिए कोई कृत्रिम द्वीप का निर्माण कर सकता है, या कोई संसाधन हो, समुद्री संसाधन निकालना चाहता है, या पेट्रोलियम हो, या कोई खनिज संपदा हो, तो उसे निकाल सकता है। इसमें कोई बाहरी देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो 200 नॉटिकल के अंदर अगर मान लीजिए कोई विदेशी जहाज आ रहा है, बाहरी मतलब दूसरे देश का जहाज अगर आ रहा है, ये 200 नॉटिकल मील के अंदर घुस गया, तो भारत इस पर टैक्स लगा सकता है, इससे पैसा वसूल सकता है, इसे बंदी भी बना सकता है। मतलब अब इसे अगर 200 नॉटिकल मील के अंदर आना होगा तो भारत से पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी, इसके बाद इसे अंदर आना पड़ेगा। तो ये भूगोल की बात हो गई, ये भूगोल में आप जानेंगे, जब भूगोल हम आपको बताएंगे। तो बस इतना ही नाटकल मील के लिए हम नाटकल मील आपको समझाना चाहते थे। हाँ, नाटकल मील हो गया ना। अब पारसेक होता है, पारसेक। अब पारसेक में भी आप दूरी मापते हैं, तो पारसेक बराबर क्या होता है? ये पारसेक किस चीज की इकाई है? तो पारसेक भी दूरी का ही एक पैमाना है। इससे खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापी जाती है पारसेक से। तो सबसे बड़ी खगोलीय पिंडों ब्रह्मांडीय इकाई जो है सबसे बड़ी पारसेक है। तो पारसेक बराबर क्या होता है? तो देखिए पारसेक बराबर, एक पारसेक बराबर हो जाता है आपका 3.08 गुणे 10 के घाते 16। हमने आपको एक चीज़ बताया था, मेरा टेस्टर, हमने आपको चंद्रशेखर सीमा जो बताई थी, हमने गलत बता दिया। तो सॉरी, हमने पारसेक का मान बता दिया, चंद्रशेखर सीमा का मान दूसरा होता है। हमें देखिए ध्यान है, चंद्रशेखर सीमा ध्यान दीजिए। चंद्रशेखर भाई, किताब होती है तो ठीक रहता है थोड़ा, अब ऐसे दिमाग में दूसरा कुछ आ जाता है। चंद्रशेखर सीमा बराबर कितना होता है आपको इसे जानना है कि एक चंद्रशेखर सीमा बराबर कितना होता है। तो ये होता है 2.8 गुणे 10 के घाते 30 किलोग्राम। तो माफ़ी चाहते हैं, हमसे गलती हो गई। तो भाई इंसान का दिमाग है, गलती हो जाती है, तो चलिए ठीक है, छोड़िए इसे। ये चंद्रशेखर सीमा है। अब हम पारसेक के बारे में बात कर रहे थे, पारसेक के बारे में जानते हैं। एक पारसेक बराबर कितना होता है? एक पारसेक बराबर होता है आपका 30.08 गुणे 10 की घाते 16 मीटर। एक पारसेक बराबर, और इसे हम लिख सकते हैं, एक पारसेक बराबर 3.26 गुणे 1 प्रकाश वर्ष
यहाँ प्रकाश वर्ष ही ठीक रहेगा बस। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, इकाइयाँ आप याद कर लीजिएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467, आपको इतना ही मिलेगा। 7 नहीं दिया था, लिखना हो तो लिख लीजिए। गुणे 10 की घाते 15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना होता है। और एक और इकाई है जिसे हम खगोली इकाई कहते हैं। एक खगोली, ये सारी इकाइयों से हम खगोली दूरी मापते हैं, मतलब दो पिंडों के बीच की दूरी, ब्रह्मांडों के बीच की दूरी, इन्हीं से मापते हैं। तो एक खगोली इकाई बराबर आपका हो जाएगा 9.469 गुणे 10 की घाते 11 मीटर, इतना हो जाएगा एक खगोली इकाई बराबर। तो इस प्रकार देखिए, सबसे बड़ी इकाई है खगोली इकाई, इसके बाद ए है और इसके बाद ए है। मतलब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब खगोली इकाई से बड़ा है प्रकाश वर्ष, और प्रकाश वर्ष से बड़ा है पारसेक। ये चीजें हैं देखिए आप, जिससे हम दूरियां मापते हैं। और कुछ इकाइयां हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। और इकाइयां क्या हैं? हाँ, एक और चीज है दूरी का। आपका जो ब्रह्मांड है, सौरमंडल एक गैलेक्सी में स्थित है। आप पढ़े होंगे, भूगोल का विषय है कि ब्रह्मांड में कई गैलेक्सियां हैं, उस कई गैलेक्सियों में कई सौरमंडल है। उस सौरमंडल में एक हमारा सौरमंडल है सूर्य का, जिसमें हम रहते हैं। तो हमारा सौरमंडल जो है अपने गैलेक्सी, मतलब मंदाकिनी या दूरमेखला या मिल्की वे, तीनों नामों से जाना जाता है। तो उसकी जो परिक्रमा है, एक परिक्रमा उसे करने में 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। तो 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। और हमारा जो ब्रह्मांड है, मतलब जो 25 करोड़ वर्ष उसे लगते हैं परिक्रमा करने में, जो समय लगता है, उसे हम कास्मिक इकाई बोलते हैं। तो कास्मिक वर्ष, तो एक कास्मिक वर्ष बराबर कितना होता है? 25 करोड़ वर्ष। सोचिए इसमें कितना परिवर्तन हो जाता होगा पृथ्वी पर, तब तो एक चक्कर पूरा था। ठीक है, तो 25 करोड़ वर्ष। और हमारा जो सौरमंडल है वो अपने, मतलब गैलेक्सी का एक चक्कर जो है, मतलब वो कितने वेग से चल रहा है? 230 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इतने वेग से चलने के बावजूद भी इतना समय लग जाता है। इतना बड़ा गैलेक्सी हमारा है, सोच सकते हैं। अब आगे हम दूसरा जानते हैं। कुछ हेक्टेयर है, एकड़ है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। एक हेक्टेयर बराबर कितना होता है? एक हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। ये एक हेक्टेयर का मान है, इसे आप लोग जानते रहिए। इसी प्रकार से होता है एकड़। एक एकड़ बराबर, आपका एक एकड़ बराबर हो जाएगा 400 4 8 40 वर्ग गज। इतना वर्ग गज हो जाएगा। और अगर हम मीटर में से जाना चाहते हैं, तो मीटर में हो जाएगा आपका 4 7
और कितना होता है 4 7 हाँ नहीं 40 47 हाँ इतना वर्ग मीटर हो जाएगा आपका। और 1 हेक्टेयर बराबर इतना होगा, 1 एकड़ बराबर इतना होगा, इतना आपने जान लिया। और 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है, 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है, 1 हेक्टेयर में आपका हो जाएगा 2.47 एकड़। हाँ, इतना हो जाएगा 1 एकड़। ये आप जानते रहे, एक कुछ इकाइयाँ थी जिन्हें हमें जाना। अब हम और कुछ इकाइयाँ जान लेते हैं, जैसे तेल है, कोई द्रव है, उसे हम लीटर में मापते हैं। तो लीटर के बाद हम उसे गैलन में मापते हैं, गैलन के बाद उसे हम बैरल में। तो 1 गैलन बराबर कितना होता है, लीटर सभी लोग जानते होंगे, तो गैलन हम जानते हैं। 1 गैलन बराबर आपका हो जाएगा लगभग 3.78 लीटर। और 1 बैरल में क्या मापते हैं, जो हम विदेशों से पेट्रोलियम खरीदते हैं उसे हम बैरल में माप कर ले आते हैं। तो 1 बैरल बराबर होता है 159 लीटर लगभग। ये लगभग के बराबर होगा, लगभग। तो इतना आप किसे भी जानते रहिए। हाँ ठीक है, तो इतना आप इसे जानते रहिए। और कुछ भी बच रहा है उसमें। हाँ 0 अंश सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट है, तो शायद आप जानते होंगे कि 0 अंश सेल्सियस में कितना फ़ारेनहाइट होता है, कितना फ़ारेनहाइट में, और 0 अंश सेल्सियस में कितना केल्विन होता है, या कितने केल्विन के बराबर फ़ारेनहाइट होता है। तो ये तो आप जानते होंगे 0 अंश सेल्सियस बराबर होता है 32 अंश फ़ारेनहाइट, और इसी के बराबर होता है 273 केल्विन। अच्छा, ये दोनों बराबर कब होते हैं, 0 अंश सेल्सियस और ये फ़ारेनहाइट दोनों बराबर कब होते हैं, मतलब इनका मान बराबर कब हो जाएगा, इनका मान बराबर आपका हो जाएगा -40 अंश सेल्सियस बराबर -40 अंश फ़ारेनहाइट। इस पर इनका मान बराबर हो जाएगा दोनों का। अब ये दोनों बराबर हैं अब ज़्यादा कब होगा, इसका मान ज़्यादा कब होगा, तो उसका मान ज़्यादा कब होगा, ये तो ध्यान हमें भी नहीं आ रहा है। 200 कुछ है शायद, कितना हो सकता है इसमें दिया है, हमें याद नहीं, हम कल बता देंगे। तो हमने कुछ क्वेश्चन मतलब निकाले हैं जो पिछले ईयर हाल के वर्षों में पूछा है। तो इसमें से पूछा था एक शक्ति का मात्रक क्या होता है। ये आपसे यूपी पीएससी 2010 में पूछा था, शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो जब हम कार्य, ऊर्जा और शक्ति पढ़ेंगे तो उसमें इसे भी जानेंगे, लेकिन जान लीजिए यहाँ पर शक्ति का मात्रक होता है वाट। और आपसे एक क्वेश्चन विद्युत शक्ति के बारे में पूछा था, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। ये 2018 में बीपीएससी मतलब बिहार में क्वेश्चन आया था। और इसी प्रकार आवृत्ति के लिए हर्ट्ज के बारे में उसने पूछा था, और नैनोमीटर बराबर पूछा था कितना होता है। हमने अभी आपको बताया कि नैनोमीटर बराबर कितना होता है। जो आपको शक्ति है, विद्युत शक्ति है, हर्ट्ज है, ये सब अगले चैप्टर में हम आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पढ़ते चलेंगे। देखिए यहीं पर सारी इकाइयाँ हम बता देंगे, कोई फ़ायदा होगा नहीं, रट पाएंगे नहीं। और अगर हम चैप्टर वाइज पढ़ते चलेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा, आप एक एक चीज़ें धीरे धीरे सीखते चलेंगे। तो अभी बहुत कुछ यंत्र हैं जिनके द्वारा क्या मापा जाता है। जैसे कुछ यंत्र हो गए, तो बोल्ट से हम क्या मापते हैं, और एम क्या कहते हैं इसे, अमीटर से हम क्या मापते हैं। ये सारे कुछ यंत्र हैं जिनके द्वारा हम कुछ इकाइयाँ मापते हैं। तो इनके बारे में हम आगे चैप्टर पढ़ते चलेंगे।
उनके बारे में जानते चलेंगे। जब हमारा ये भौतिकी ख़त्म होगा तो लास्ट में हम इनका एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें कुछ यंत्र होंगे, उनसे क्या मापा जा सकता है, क्या मापा जाता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद हम फिर कुछ और पॉइंट्स जो भी हमें लगेगा कि महत्वपूर्ण है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, हम आपके साथ ऐसे ही आगे कारवां लेकर चलते रहेंगे। और बस इतना ही दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। हम फिर कल आपको मिलेंगे इसी के साथ एक नए चैप्टर के साथ, जो वो चैप्टर हमारा यांत्रिकी होगा जिसका नाम है मैकेनिक्स। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे कल, यांत्रिकी। अब यांत्रिकी के बारे में अब हम कल ही बात करेंगे, इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, अब कल ही बात करेंगे। बस आज इतना ही। धन्यवाद।